कंटिन्यू 2 से 3 हफ्ते 145 144 के नीचे क्लोज ना हो, स्टॉक को ऐसे ही एज इट इज लॉन्ग पड़े रहने दीजिए, क्योंकि यहां से अगर बाउंस बैक किया तो फिर रेंज आई 175 180 है, वहां तक बाउंस बैक कर जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हफ्ता 10 दिन में ये सब न्यूज जो अभी वॉर की चल रही खत्म हो गए, पॉजिटिव न्यूज आने लगेंगी कि टेबल टॉक और ये सब चीज चालू हो गई हैं, तो वापस ये सारे स्टॉक्स बाउंस बैक कर जाएंगे। ओके, साक्षी जी का सवाल है, पूछती है लेमन ट्री के बारे में। लेमन ट्री 160 पर है, लॉस बुक करें या फिर क्या करना चाहिए, और यूनियन बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? यूनियन बैंक का तो एक बार खेल खत्म हो चुका है, जब तक यूनियन बैंक में नया सेटअप नहीं बन रहा है तब तक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही 2 हफ्ते की जो फॉल आई है यही मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर था। 20 वीक मूविंग एवरेज 170 पे है, प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट 158 के आसपास है, तो 158 170 की जोन में देखा जाएगा क्या करना है। और इनके पास रखा क्या हुआ है, लेमन ट्री। लेमन ट्री में फिलहाल बाउंस बैक दिख रहा है, आज हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, अगर हैमर के साथ क्लोज होता है तो 118 तक बाउंस बैक कर सकता है, वहां पे वापस से रिव्यू करेंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो संतराज यादव जी का है, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपसे पूछते हैं कि IFCI, IOC, ONGC किस लेवल पर बाय करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करेंगे अंशुल जी? IOC, HPCL, BPCL? नहीं, IOC, IFCI और ONGC। देखिए IFCI में तो मैं बाई रिकमेंड ही नहीं करूंगा, जो स्टॉप लॉस था वो लेके, स्टॉप लॉस कितना था अपना IFCI का, स्टॉप लॉस लेके निकल चुके हैं। ONGC में मैं कभी भी बाई की सलाह दूंगा ही नहीं। 254 के 5860 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस कट चुका IFCI में, तो वो तो काम खत्म। जब तक अब नया ट्रेड नहीं बनता तब तक IFCI से कोई मतलब नहीं है। 2 चीज में अंतर समझिए, एक होती है घी की मिठाई, एक होती है तेल की मिठाई। तेल की मिठाई फटाफट खा पी के खत्म कर दीजिए, नहीं तो कीड़े लग जाएंगे। घी की मिठाई हफ्ता 10 दिन रखी जा सकती है, तो सेम इज विद स्टॉक। ये सब स्टॉक तुरंत लिया दिया, प्रॉफिट या लॉस ले दे के बाहर, इनको बहुत लंबा नहीं रखा जाता। ONGC बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 254 पे छोटा वाला ब्रेकआउट था, 287 टारगेट था, 287 पे बार बार बोला था कि वहां पे गैप फिल हो रहा है, निकल जाइएगा। ये आज का दिन मिला के 1 2 3 4 5वां मौका था जहां आपको निकलने का मौका मिला है। अब ये मोस्ट लाइकली 254 तोड़ेगा और 200 रुपए तक नीचे आएगा। IOC आपको कहीं भी मिल जाता है 147 150 147 152 की रेंज में, तो वहां पे बाई कर लेना चाहिए। ओके, विजय जी का सवाल है, वो पूछते हैं 56 पर सुजलॉन लिया है, टाटा पावर 381 पर है, क्या करें? चलिए और एक और, सुजलॉन 56 पे लिया है, 56 पे, टाटा पावर 381 पे लिया है, अब क्या करें? और दूसरा है SRM कॉन्ट्रैक्टर में क्या करना है? देखिए SRM कॉन्ट्रैक्टर में तो ये स्विंग लो टूट रहा है, ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक मूव वाला। 390 के नीचे क्लोज करता है तो स्टॉक एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा, नीचे में 298 300 तक के लिए। टाटा पावर में अभी कुछ भी नहीं करना है, जब तक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 385 और आइडियली 417, इसके ऊपर 417 के ऊपर ही मेरा इंटरेस्ट आएगा, तब ये स्टॉक 500 रुपए आराम से निकल जाएगा अभी, और ये शायद 6-8 महीने कंसोलिडेट करेगा। लास्ट बचा सुजलॉन, 56 ही का लेवल था जहां पे हमने एग्जिट की सलाह दी थी कि स्टॉप लॉस कट गया है, एग्जिट कर लीजिए। 37.90 आएगा और 37.90 के बाद 35.50 भी आ सकता है, तो आज 37.90 का ऑलमोस्ट लो टेस्ट करके 38.2 का लो है, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, 42 तक कर सकता है, बट इवेंचुअली 3790 तोड़ के 3550 आते हुए दिख रहा है। अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा ना, गौरव है शायद, ऑफिशियल गौरव कुमार जी का सवाल है, सर्वेश्वर फूड्स, इस स्टॉक में आपकी क्या रणनीति? इसमें तो वही रणनीति है जो पिछले सितंबर से बताते आ रहे हैं कि 7.26 रुपए टूटा है, मोस्ट लाइकली ये स्टॉक 264, नहीं पहला टारगेट इसका दिया था 380 और उसके बाद 263, ये 2 लेवल आ सकते हैं। ओके, चेतना का सवाल है, एडवाइस प्लीज फ्रेश बाइंग रेंज। ONGC तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑयल इंडिया में फ्रेश बाइंग रेंज क्या होनी चाहिए, और रिलायंस में?
फ्रेश बाइंग कहाँ करनी चाहिए? रिलायंस तो आज ही ट्रेड किया है मैंने, तो रिलायंस पे कोई सलाह नहीं रहेगी। और ऑयल इंडिया में फील्ड ब्रेकआउट बन रहा है, अगर 276 के नीचे क्लोज करता है तो लिक्विडेशन स्टार्ट होगी 419 रुपए तक। बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है। मैडम एक आदि सवाल का मेरा है आपसे, जी। किसको बना रही है बिहार के सीएम? मैं ये पॉलिटिक्स में जीरो हूं मैं। गलत आदमी से पूछ लिया आपने। कल मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं एक भी वीडियो नहीं देख पाया, नहीं तो मैं आज तक तो पूरे देख लिया होता। चलिए मैं आपसे कल पूछूंगी किसको बना रहे हैं आप सीएम बिहार का। अगला सवाल जो है वो है आदि का। वो पूछते हैं थर्मैक्स पे क्या करना चाहिए, आपकी क्या सजेशन है? आदित्य शर्मा जम्मू से है, तो जम्मू से वालों का सवाल सबसे पहले लेना चाहिए आप। थर्मैक्स, थर्मैक्स देखिए बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है और 17 महीने में 52% करेक्ट भी हो चुका है। किसी भी तरह का पुल बैक आपको 3500 से 3900 के बीच में मिले, तुरंत निकल जाइएगा, धीरे धीरे करके 2400 के नीचे आएगा अकाउंट पर। ओके, नीलम चौधरी का सवाल है टाटा कैपिटल पे क्या करें? टाटा कैपिटल सेकेंड आईपीओ बेस ब्रेकआउट फेल हुआ है, ऑल टाइम लो का टारगेट खुल रहा था जो आज हो भी गया है। तो अब इसमें कोई नया ट्रेड नहीं है, बाउंस बैक कर सकता है 324 तक, बट कोई ट्रेड है नहीं। और आईपीओ लो टूट चुका है, तो ये अपने आप में बहुत नेगेटिव है। ओके चलिए अगला सवाल जो है वो है मदरसन सुमी पे। 47 की खरीद है उनके पास और टाटा केमिकल 915 पे बाई किया है। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए? ये टाटा केमिकल में तो मेजर सपोर्ट आता है 747 का, टूट गया है। छह सौ पच्चीस का मेजर सपोर्ट है, 625 आते हुए दिख रहा है। तो टाटा केमिकल फिलहाल 625 के पहले तो कोई सपोर्ट नहीं है। आज का जिस आपकी कैंडल की फॉर्मेशन है, प्रोबेबली एक बाउंस बैक आपको 727 तक मिल सकता है, बट इवेंचुअली 625 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक खराब लग रहा है, डाउन साइड ज्यादा है। मदरसन ये 116 रुपए वाला है ना इनके पास? हाँ जी, नहीं 47 रुपीज पे लिया है, अभी तो अच्छे प्रॉफिट में है। नहीं, फिर वो एम अगर सुमी भी हो सकता है, क्योंकि वो भी 47 वाला 39 चल रहा है। हाँ अगर वही होगा एम सुमी। ये तो 52 5190 के फील्ड ब्रेकआउट से हम एग्जिट की सलाह दे रहे हैं कि फील्ड ब्रेकआउट है। 43.86 पहला टारगेट है और 36.6 दूसरा टारगेट है। तो पहले टारगेट के बाद बाउंस बैक किया, उसी को रिजेक्ट किया और अब 36.66 की तरफ चल रहा है। तो अभी 47 की खरीदें करेंगे क्या ये? व्हाट इज द स्ट्रेटेजी लाइक? ये तो तभी निकल जाना चाहिए था, 51.9 के फील्ड ब्रेकआउट के बाद ही आपको निकल जाना चाहिए था। नहीं 43 पे निकल जाना चाहिए था, 43.86 टू बी प्रिसाइज। मैडम देखिए एक चीज में, मतलब आप बताइए। उसको बोलूं, मैं एक चीज समझ चुका हूं, लोग नहीं निकलते हैं इतना बाइंग क्लाइमेक्स दिखाने के बाद, इतना एचईजी दिखाने के बाद, इतना सब होने के बाद भी नहीं निकलते हैं लोग। उसके वो बाद तो है। मतलब कई बार फिर मैंने अपनी वापस से अभी, मतलब एक तो वो घर वाली की आदत है कि वो कोई चीज कहीं एक जगह रखे नहीं रहने देती है उसको। हर महीने घर में बदलाव चाहिए, सोफा इधर से उधर करना है, ये उधर से उधर करना है। तो वापस से वो जो पलंग खुला तो उसमें मेरी इतनी सारी बुक्स रखी हुई थी, तो बोली निकाल के अपनी टेबल के ऊपर ऐसा वो कांच का रैक बना के पूरी टेबल वहां रख दो। तो मैंने फिर पूरी बुक्स निकाल के वहां टेबल पे ऐसे रैक बना के उस पे कांच का बुक्स रख दी। तो मैं हाथ फिर वही बुक लग गई, योर मनी योर ब्रेन। तो मैं फिर उसको वापस पढ़ना चालू किया, फिर वही चीज जो मैं भूल गया था पढ़ के, संकन कॉस्ट फेलेकेसी। ये चीज लोगों को बेचने ही नहीं देती है, तो नहीं बेचने दे। आप कितनी अच्छी सलाह दे दें, मैं कितनी अच्छी सलाह दे दूं, इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट इज अबाउट हाउ द वायर ब्रेन इज वायर्ड। संकन कॉस्ट फेलेकेसी नहीं बेचने देगी जब तक आप इसीलिए ना 93% पीपल लूज मनी। 7% लोग हैं जो अपने दिमाग को समझ के उसके ऊपर आ पाते हैं, तो वो लोग पैसा कमाते हैं। चलिए अगला सवाल जो है वो है श्रवण सिंह जी का। वो पूछते हैं डीवीज लैब में आज हैमर बन रहा है और एवरेज भी कैचअप है, एवरेजेस भी कैचअप है, व्हाट्स द व्यू? और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट में क्या करना चाहिए? देखिए लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोमेंटम नहीं है डिवी स्लैब में, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा।
क्योंकि मोमेंटम है ही नहीं, और जब तक मोमेंटम नहीं हो तब तक रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम नहीं हो तब तक कोई मतलब नहीं है काम करने का। तो मेरी अवॉइड लिस्ट में है, अगर आपको देखनी है तो नैटको फार्मा वापस नीचे आ रहा है, नैटको फार्मा पे ध्यान दीजिए। जिंदल पॉली में एटीआर एक्सटेंशन है, लेकिन इस एटीआर एक्सटेंशन को मैं बहुत वेटेज नहीं दूंगा। रीजन बीइंग दिस इज स्टार्ट ऑफ अ मूव। तो पहले मूव में ये मूविंग एवरेजेस के अंदर जब पुल बैक करेगा तो मेरे बाइंग इंटरेस्ट में आएगा ऑल टाइम हाई के लिए, तो मैं अभी इसको छोड़ के रखूंगा। मूविंग एवरेजेस के अंदर अच्छी क्वालिटी का पुल बैक आता है तो ये स्टॉक 1100 से 1200 रुपए के लिए तैयार होगा। ओके, आकांक्षा गुप्ता का सवाल है, भारत फोर्ज पे अब क्या करना चाहिए? 1900 की खरीद है, नहीं पुट लिया है, 1900 की 111 पे। देखिए 20 डे मूविंग एवरेज 1785 रुपए पे है, 1785 वहां पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है। अगर पुट लेना ही है तो एटलीस्ट देखिए, सबसे बड़ी गलती अगर आप कर सकें इसको, आप इसको 2 साल का चार्ट कर सकते हैं क्या? आप 5 साल का कर दीजिए, 2 साल नहीं है इसमें, आप 5 साल का चार्ट कर दीजिए। ये राइट साइड जो ये डेवलप हो रहा है ना, ये कपन ने डेवलप होके ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आपको इसमें शॉर्ट करना भी है तो ये जो ऑल टाइम हाई, पिछले ऑल टाइम हाई की लाइन है, मैक्स के नीचे जो लाइन है, वहां से एक लाइन मारिए, उसके टूटने का तो वेट कीजिए। जैसे मदरसन सुमी में 52 पे फील्ड ब्रेकआउट बना, तब हम शॉर्ट करेंगे। अभी तो ये रीटेस्ट हो सकता है ना, कि ये मालूम पड़ा है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट जो था वीकली चार्ट पे 1760 रुपए के आसपास था, मालूम पड़ा ये 1760 के बाद ऐसे मरा मरा सा रिटेस्ट करे, जिसमें आपकी टाइम वैल्यू की मतलब जो गिरने में आपको प्रॉफिट मिलनी है वो टाइम वैल्यू खा जाएगी, और एकदम वर्टिकल रिवर्स होगा तो आपका प्रीमियम खप जाएगा। एटलीस्ट फेल होने का तो वेट कीजिए। ये सबसे मैक्सिमम लोग पैसा गंवाते हैं टॉप प्रेडिक्ट करने में और बॉटम प्रेडिक्ट करने में। अगर ये आदत आप लोग छोड़ के बीच के 60% पे फोकस करने लगेंगे तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे। ये पुट केवल और केवल टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिश में बाई किया गया और कुछ नहीं है, क्योंकि आप ये आपका निफ्टी 24 दिन में गिरा है 10%। 24 दिन में इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, थोड़ा सा 24 दिन से बढ़ा देता हूं। चलिए, हाँ आज की डेट, अगर आज का ये गिरावट मिला भी लूं, आप इसको हाँ 1 मंथ कर दीजिए, 6 मंथ कर दीजिए इसको, नहीं ये तो निफ्टी लगा दी है, 1 मंथ करके ये वापस भारत फोर्ज लगा दीजिए। 25 दिन का परफॉर्मेंस देख लीजिए, 36% प्लस है। निफ्टी 10% गिरी, ये 36% चला, दोनों मिला लिए 46% का रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ऐसे काउंटर में कौन टॉप प्रिडिक्ट करके वो करता है? बल्कि हम तो वेट करते हैं कि 10-20 डे मूविंग एवरेज में आए। 1 मंथ कर दीजिए, 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया। 1 मंथ 24 दिन 22 ट्रेडिंग डे होते हैं। 1 महीने में निफ्टी देख लीजिए, 1 महीने में भारत फोर्ज देख लीजिए। यही चीजों में मैक्सिमम लोग पैसा खोते हैं। टॉप प्रिडिक्ट नहीं करना है। जहां भी 10-20 डे मूविंग एवरेज के अंदर बुलिश एविडेंस बनेगा, बाई करके चलिए, या अगर शॉर्ट करना ही है तो फील्ड ब्रेकआउट बनने दीजिए, लोगों को ट्रैप होने दीजिए। जैसे सुबह से 2 बार एग्जांपल दिखा चुका हूं क्रूड ऑयल में, लोग कैसे अवर्ली चार्ट के हैमर पे ट्रैप हुए। हैमर का लो टूटते से जब लॉन्ग लिक्विडेशन आया लोगों का, उसमें आप शॉर्ट कर सकते थे। अब ठीक है, वो 5% की कैंडल बन गई 15 मिनट के चार्ट पे, वो वंस इन अ ब्लू मून वाला है। अगर वही 2% की कैंडल होती तो हम शॉर्ट किए होते ना। 1:3 निकालने 15% गिरना पड़ता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 5% के स्टॉप लॉस से ट्रेड नहीं बन रहा, 1:1.34 का बन रहा है तो नहीं लिया। ये गलती मत कीजिए टॉप प्रिडिक्ट करने की, नहीं तो किसी ना किसी दिन आप 97% में ही रहेंगे, 93% जो लॉस में रहते हैं। ना टॉप प्रिडिक्ट करना है, ना बॉटम प्रिडिक्ट करना है। पटेल जी का सवाल है, पूछते हैं अंशु सर, इंडसइंड बैंक 920 पे लिया है, एवरेज करूं, 2 महीने का व्यू है, और एसीसी लॉन्ग टर्म में कैसा लगता है? देखिए इंडसइंड बैंक बिल्कुल यहाँ पे बाइंग लेवल पे आया है। मैं एविडेंस का वेट कर रहा हूँ, और मुझे वीकली चार्ट पे एविडेंस चाहिए। डेली चार्ट पे अगर आपको करना भी है तो कम से कम 27 जनवरी या 1 फरवरी वाली कैंडल, उस टाइप की डेली कैंडल फॉर्म होने दीजिए, तब बाई कीजिएगा। तो बाई रेट पे आ चुका है, एविडेंस मिले तो बाई कीजिएगा। लेट इंस्टीट्यूशन शो इट्स फुटप्रिंट, उनको पहले घुसने दीजिए, उनके पीछे पूंछ पकड़ के आप घुस जाइएगा। तो ज्यादा वो चौधरी बन के आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। इंस्टीट्यूशन ऐसे आपको दोनों तरफ से पूछ रहेगा। ओके, और एसीसी मूर्छा की तो हालत खराब है। नहीं,
देखिए एसीसी अल्टीमेटली जाना अंबुजा में ही है। एक सेकंड मैडम, एक इंपॉर्टेंट कॉल है सर, एक शो पे हूँ, बस 10 मिनट में करूंगी आपको। देखिए इसको लास्ट में जाना अंबुजा में है, तो ये जब तक ये पूरा कोई भी स्टॉक, आपको तो 20 साल हो गया बाजार में, 22 साल, आपको ये बताना सूरज को दिया दिखाने बराबर है, बट किसी भी में कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो स्टॉक में दबाव आता ही है। इवेंचुअली जब ये पूरा मर्जर एक्विजिशन ये कंप्लीट होके जब ये स्टॉक अंबुजा सीमेंट फाइनली रह जाएगा, जो नहीं रहेगा वो 99% अदानी सीमेंट हो जाएगा। जब ये एक पूरे उसकी तरह कॉन्ग्लोमेरेट कहना तो गलत होगा, लेकिन एक बड़ी लार्ज फिश हो जाएगा, वेल हो जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री में अगेंस्ट बिरला, तब स्टॉक में मोमेंटम आएगा। अगर 3 से 5 साल समय है, भर के छोड़ दीजिए स्टॉक को, एसीसी को या अंबुजा सीमेंट को। बेटर अंबुजा है क्योंकि इस समय मर्जर का फेवर शायद उसके फेवर में ज्यादा आ रहा है, बट इवेंचुअली मैं अंबुजा ही प्रेफर करूंगा। लेके अगर 3-5 साल का समय छोड़ दीजिए। मनीष कुमार का सवाल है, पूछते हैं एचडीएफसी बैंक है उनके पास 920 पे लिए है 25 शेयर, क्या करें? एवरेज, तुरंत एवरेज, बल्कि सुबह कर लेना चाहिए था। 50 मंथ मूविंग एवरेज पे खुला था, सुबह खुलते ही आपको एवरेज करना चाहिए था। ओके अगला सवाल अंबुजा पे, तो अंबुजा सीमेंट पे हम बात कर चुके हैं, इनके 415 की खरीद है, पूछते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट क्या हो सकते हैं अंबुजा का? देखिए अंबुजा टारगेट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहूंगा आप एक बार डिक्सन का चार्ट लगवा दीजिए, एक बार डिक्सन का चार्ट लगवा दीजिए और उसको मैक्स कर दीजिए। आपने डिक्सन का जहां टारगेट लगाया होगा वहां वो एक्सीड कर दिया होगा। ये आप इसमें क्या टारगेट लगाते? तो अंबुजा में या सीमेंट स्टॉक्स में अगले 5 साल कोई भी टारगेट लगाना आपके लिए गलत हो जाएगा। अगले 5 साल सीमेंट में जो तेजी चलने वाली है, ये अगले बुलरन की पूरे तैयारी है, अगले बुलरन में सीमेंट स्टॉक्स की, तो बिल्कुल कोई टारगेट नहीं लगाना है, शांति से छोड़े रखना है। ओके गिरीश का सवाल है, वो पूछते हैं मैम प्लीज आस्क सर व्हाट टू बाय नाउ, फ्रेश बाय और सेफ स्टॉक कौन से है 3 से 4 महीने के लिए? 3 से 4 महीने के हिसाब से या 3 से 4 साल के हिसाब से, मेरे को इस समय सबसे बेहतरीन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लग रहा है, बॉटम पे आ चुका है। बस एक आखिरी न्यूज वो कंफर्म करते हैं कि वो किस तरीके से फंड रेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्यूआईपी आया या एफपीओ आया तो वो डिस्काउंट में आएगा, उस चक्कर में एक चांस है कि 240 में मिल जाएगा, इसलिए मैं नहीं खरीद रहा हूं, या 271 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म कर दे। दोनों केस में इसको लेके छोड़ना चाहिए। इसके अलावा आरआर केबल हो गया, फिन केबल हो गया, एस्ट्रल हो गया, बेलराइज हो गया। बेलराइज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 192 रुपए में सुबह बाई दिया है, पहले भी बाई दिया हुआ है, बहुतों के पास ये सारे स्टॉक लॉन्ग हो सकते हैं। इन सब में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इन सबको बाई करके चलिए, बाजार के बाउंस बैक में आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, बट थोड़ा सा सब्र रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक शॉट में पूरा बाई नहीं करना है, थोड़े से नीचे के लिए जगह रखिए, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं प्रोटेक्ट हुआ 24,300 तो आपको एक बार अगला अनमिटिगेटेड लेवल जो है वो गैप पे है निफ्टी 23,200, वहां मिलेगा। वहां पे फिर मैं ऑलमोस्ट 90% इन्वेस्टेड रहूंगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं, रामचंद्र जी का सवाल है, वो पूछते हैं एमएनएम है उनके पास 3,350 पर लिया है और अब 3,160 चल रहा है। सर मेरे पास टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी है, 495 पर लिया है और अब 450 चल रहा है, क्या करें, होल्ड करें या आप और ऐड करने की सलाह देंगे? देखिए टीएमसीवी में तो 471 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जो आज कट रहा है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है और बाई चांस 445 के नीचे क्लोज करता है तो क्लियर इसमें से एग्जिट है। जब तक नया बेस नहीं बनेगा तब तक नहीं करेंगे। ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट या लिस्टिंग इसको तो लिस्टिंग बेस ब्रेकआउट कहना चाहिए, नॉट आईपीओ बेस ब्रेकआउट। लिस्टिंग बेस ब्रेकआउट 345 से हम लॉन्ग हैं, तब से हम खींचते आ रहे हैं। 471 पे लास्ट अपना स्टॉप लॉस था जो आज कट रहा है, क्लोज नहीं हुआ है, मोस्ट लाइकली इसके नीचे क्लोज होगा तो कट जाएगा। दूसरा एमएनएम, मैं आपको कब से मना करते आ रहा हूं कि एमएनएम अभी बाई नहीं करना है। दूसरा, जब इसने फील्ड ब्रेकआउट 11 फरवरी को दिया था 3787 का हाई बना के 3674 पे क्लोज किया था, तब भी मैंने बोला था इससे क्लियरली निकल जाइए, पहले 3070 आएगा और 3070 नहीं प्रोटेक्ट हुआ, जिसकी उम्मीद कम है मुझे कि प्रोटेक्ट होगा, तो ये 2530 रुपए तक आएगा। तो अभी ऑटो में कुछ भी बाई नहीं करना है।
जहां भी बुलिश एविडेंस दिखे हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो ही बाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं बाई करना है। चलिए अंशुल, इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हालांकि ऐसे गिरते बाजार में मूड तो खराब होता ही है, बात करने का मजा नहीं आता, बट देन आपके जो टिप्पणी होती है, व्यू होती है, उस सबका इंतजार जो है हमारे व्यूअर्स को रहता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद मैडम। डिस्क्लेमर आप लोग चलाए नहीं, फोटो मैंने फोटो भेजी हुई है। चलिए आप बोल दीजिए। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो